नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेचैनी की बात करने वाले हैं जो आजकल जनरल कैटेगरी के बहुत से लोगों में महसूस की जा रही है। एक फीलिंग की सामाजिक न्याय के नाम पर जो नीतियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं अब उल्टे भेदभाव मतलब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की शक्ल ले रही हैं। और इसी बेचैनी को समझने के लिए आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो दो बहुत ही अहम नीतियों पर फोकस करते हैं। पहली, यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूजीसी के हालिया इक्विटी रेगुलेशंस 2026 और दूसरी एससी/एसटी एक्ट 1989 का वो 2018 का संशोधन जिसने काफ़ी विवाद खड़ा किया था। बिल्कुल, और इन सोर्सेज के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बेचैनी है, क्या ये सिर्फ एक भावना है या इसके पीछे ठोस वजहें हैं। क्या ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की कोशिश में अनजाने में एक नए तरह का अन्याय तो पैदा नहीं हो रहा, और इस पूरी कवायद की असल कीमत क्या है। चलिए यूजीसी के नए नियमों से शुरू करते हैं। 13 जनवरी 2026 को ये नियम जारी हुए। कागज पर इनका मकसद तो बहुत अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दूसरे वंचित समूहों के छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करना। कौन इससे असहमत होगा भला? कोई नहीं, इरादा तो नेक है, लेकिन असली चिंता इन नियमों की भाषा को लेकर है। यहाँ इम्प्लिसिट बायस अंतर्निहित पूर्वाग्रह, बहिष्कार या मानव गरिमा का हनन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। समस्या यह है कि इनकी कोई साफ कानूनी परिभाषा नहीं दी गई है। ये बहुत सब्जेक्टिव शब्द हैं। ओके, तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? मतलब एक प्रोफेसर के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक इतिहास के प्रोफेसर हैं। वो क्लास में जाति व्यवस्था के इतिहास पर एक मुश्किल और संवेदनशील विषय पढ़ा रहे हैं। अब हो सकता है कि कोई छात्र उनकी किसी बात को गलत समझ ले या उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर ले और प्रोफेसर पर इम्प्लिसिट बायस का आरोप लगाकर शिकायत कर दे। और इन नए नियमों के तहत फिर क्या होगा? यहीं पर समस्या शुरू होती है। इन नियमों के तहत तुरंत एक इक्विटी कमेटी जांच शुरू कर देगी। उस प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक सस्पेंड भी किया जा सकता है। मीडिया में खबर आ सकती है। अब सोचिए उस प्रोफेसर के करियर और उन्हीं प्रतिष्ठा का क्या होगा, भले ही बाद में वो निर्दोष साबित हो जाएं। इसी को चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब प्रोफेसर और छात्र दोनों ही मुश्किल विषयों पर खुलकर बात करने से डरने लगेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे सोर्सेज 3 बड़ी चिंताएं हाईलाइट करते हैं। पहली तो यही अस्पष्टता का डर, जिसकी वजह से एक सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बन सकता है। लोग सजा से ज्यादा प्रक्रिया से डरेंगे, जांच, सस्पेंशन और पब्लिक में बदनामी। सही कहा। और दूसरी चिंता इन इक्विटी कमेटी की बनावट को लेकर है। नियमों में ये तो लिखा है कि इन कमेटियों में एससी, एसटी, ओबीसी जैसे आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, जो कि अच्छी बात है ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आरोप किसी सामान्य वर्ग के फैकल्टी या छात्र पर लगता है तो कमेटी में उसके हितों की रक्षा के लिए या एक संतुलित नजरिया रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इससे एक तरह से आरोपी पहले से दोषी वाली धारणा को बल मिलता है। रुकिए, इसमें एक और बात है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जब इन नियमों का ड्राफ्ट बना था तो उसमें झूठी शिकायतें करने वालों के लिए सजा का प्रावधान था। लेकिन फाइनल नियमों में से उसे हटा दिया गया। जी हाँ। मतलब कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, और अगर वो आरोप झूठा भी साबित हो जाए तो शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चिंता की जड़ है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ कोई रोक न होना इससे दुरुपयोग के लिए एक बहुत आसान हथियार बना देता है। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज, जो खुली बहस और बौद्धिक विकास के केंद्र होने चाहिए, वो डर और शक के माहौल में बदल जाएं। ये जो डर है ये सिर्फ हवा में तो नहीं आया होगा, है ना? ऐसा लगता है कि यूजीसी के इन नियमों को लेकर जो आशंकाएं हैं वो सीधे तौर पर एक और कानून के जमीनी अनुभव से जुड़ी हैं जो दशकों से हमारे बीच है। आप एससी/एसटी एक्ट की बात कर रही हैं। बिल्कुल सही। यूजीसी नियमों को लेकर जो डर है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इस कानून के अनुभव में हैं। लोगों ने देखा है कि कैसे एक जरूरी और अच्छे इरादे से बनाया गया कानून जमीन पर कई बार अलग ही तरह से काम करता है। तो थोड़ा उस पर बात करते हैं। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और इसे रोकने के लिए कुछ सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय जोड़े थे, जैसे
गिरफ्तारी से पहले एक शुरुआती जांच जरूरी होगी और कुछ मामलों में अग्रिम जमानत भी मिल सकेगी। हाँ, कोर्ट ने ये कदम उठाए थे। लेकिन कुछ ही महीनों में सरकार संसद में एक संशोधन ले आई और सुप्रीम कोर्ट के इन सभी सुरक्षा उपायों को खत्म कर दिया पूरी तरह से। और यहाँ हमें दो अलग-अलग तर्क सुनाई देते हैं। सरकार ने कहा कि दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार आज भी एक कड़वी हकीकत है और उनकी सुरक्षा के लिए इस कानून का इतना कठोर होना जरूरी है। वहीं आलोचकों ने इसे चुनावी राजनीति और एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश बताया। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े भी एक उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2022 में 67,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ओह! लेकिन साथ ही इन मामलों में बरी होने की दर भी 60% से ज्यादा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अलग-अलग सालों के डेटा के हिसाब से 9% से 25% तक मामले जांच में ही झूठे पाए जाते हैं। 25% तक। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन असली कहानियां ज्यादा असर करती हैं। हमारे सोर्सेज में कुछ असली केस स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि कैसे इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। और ये मामले एक आईने की तरह हैं कि यूजीसी के नए नियम जमीन पर कैसे दिख सकते हैं। पहला मामला तो हाल का ही है, 2024 का, पेरियर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का। जी, वीसी डॉक्टर आर जगन्नाथन का मामला। उन्हें SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता को जाति के नाम पर गाली दी। लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि मामला जाति का था ही नहीं। वो एक बिजनेस डील का मामला था जो बिगड़ गई थी। शिकायतकर्ता वीसी के साथ मिलकर एक NGO में पार्टनरशिप करना चाहता था, जो हो नहीं पाई। और उसने बदला लेने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। और यहाँ पर वही प्रक्रिया वाली बात आती है, बिना किसी शुरुआती जांच के वीसी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत या व्यावसायिक दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। और अब आते हैं IIT खड़गपुर के प्रोफेसर सीमा सिंह के 2021 के मामले पर। ये केस दिखाता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में ये कितना खतरनाक हो सकता है। हुआ ये कि उनकी एक ऑनलाइन क्लास का छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो गया। आरोप लगा कि वो SC/ST और OBC छात्रों को गाली दे रही हैं। हंगामा मच गया, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो गया। लेकिन असल कहानी क्या थी? असल कहानी ये थी कि वीडियो को एडिट करके, मतलब संदर्भ से काटकर पेश किया गया था। पूरा मामला ये था कि कुछ छात्र क्लास में राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं हो रहे थे, जिस पर प्रोफेसर ने उन्हें डांटा था। बाद में अदालत ने भी माना कि आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और कानून का दुरुपयोग हुआ। लेकिन यहां वो बात आती है जो आपने कही थी, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। हाँ। जब तक अदालत का फैसला आया तब तक उनकी प्रतिष्ठा, उनके करियर को जो नुकसान होना था वो हो चुका था। पब्लिक की नजर में वो दोषी बन चुकी थी। ये इम्प्लिसिट बायस जैसे अस्पष्ट शब्दों के खतरे को भी दिखाता है। किसी की भी बात को काटकर उसका गलत मतलब निकालकर उसे भेदभाव का रंग दिया जा सकता है। एक और बहुत चर्चित मामला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला का है। 2016 के इस केस ने पूरे देश में एक बहस छिड़ दी थी। यूनिवर्सिटी के वीसी और ABVP के कुछ छात्रों पर SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगे थे। लेकिन महीनों की जांच, प्रदर्शन और मीडिया ट्रायल के बाद क्या पता चला कि मामला काफी हद तक राजनीतिक था। छात्र गुटों की आपसी लड़ाई थी। और बाद की रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि रोहित वेमुला का जाति प्रमाण पत्र भी सही नहीं था। वो OBC समुदाय से आते थे। तो मतलब पूरा मामला ही SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन इस प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी का माहौल महीनों तक विषाक्त रहा। कई लोगों की जिंदगी और करियर दांव पर लग गए। ये दिखाता है कि छात्र राजनीति में भी ये कानून कैसे एक हथियार बन सकता है। और एक आखिरी मामला देखते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 2019 का। ये एक बहुत ही जमीनी स्तर का उदाहरण है। एक दलित छात्रा ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे उसकी जाति की वजह से टॉयलेट इस्तेमाल करने से रोका। बहुत गंभीर आरोप था। दोनों गार्ड्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। और जांच में क्या निकला? जांच में पता चला कि आरोप झूठा था। गार्ड्स ने उसे सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि उस वक्त टॉयलेट में सफाई चल रही थी और वो गीला था। अरे! अदालत ने गार्ड्स को बरी कर दिया। लेकिन सोचिए उन 2 आम सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में। उन्हें सस्पेंशन झेलना पड़ा, बदनामी हुई, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उनकी क्या गलती थी? ये सारे मामले एक ही पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। इरादा सुरक्षा देना है, लेकिन बिना सेफ गार्ड्स के ये कानून बदला लेने का एक बहुत आसान जरिया बन जाते हैं। तो एक तरफ ये कानूनी चिंताएं हैं जहां सामान्य वर्ग के लोगों को लगता है कि उनके पास खुद को झूठे आरोपों से बचाने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है।
और दूसरी तरफ एक आर्थिक पहलू भी है जो इस असंतोष की आग में घी डाल रहा है। बिल्कुल, और ये आर्थिक पहलू इस भावना को और मजबूत करता है। हमारे सोर्सेज में 2022 की एक आरटीआई रिपोर्ट का जिक्र है। उसके आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी, जो 1980 में लगभग 70% थी, वो 2020 तक घटकर सिर्फ 40% रह गई है। 40%? और सिर्फ नौकरियां ही नहीं, शिक्षा में भी ये दिखता है। नीट जैसी परीक्षाओं में कट ऑफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब एक जनरल कैटेगरी का छात्र जो कड़ी मेहनत करता है, वो देखता है कि उससे बहुत कम नंबर लाने वाले छात्र को आरक्षण की वजह से सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाती है, तो उसके मन में एक अन्याय की भावना पैदा होती है। उसे लगता है कि मेरिट की कोई कदर ही नहीं है। एक संभावित उत्पीड़क मानकर चलता है और उन्हें झूठे केसों से कोई सुरक्षा नहीं देता है। और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि सिस्टम आर्थिक और शैक्षिक अवसरों के दरवाजे भी उनके लिए बंद कर रहा है, भले ही वो खुद आर्थिक रूप से कमजोर क्यों ना हो। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि एक तरफ ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की एक ईमानदार कोशिश है, लेकिन इसका तरीका ऐसा है कि सामान्य वर्ग में ये भावना बहुत तेजी से घर कर रही है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, इसके पीछे ठोस राजनीतिक संकेत भी हैं। सोर्सेज बताते हैं कि जब 2018 में SC/ST एक्ट में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के सेफगार्ड्स को हटाया गया, तो सत्ताधारी भाजपा के ही कई सामान्य वर्ग के सांसदों ने दबी जुबान में इसकी समीक्षा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इससे मैसेज क्या गया? इसे सीधा संदेश गया कि चुनावी गणित में एक बड़े वर्ग की चिंताओं को दूसरे वर्ग के वोटों के लिए अनदेखा किया जा सकता है। और यही वो जमीन है जिस पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की फसल उगती है। जब किसी एक समूह को लगता है कि सिस्टम में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो वो राजनीतिक रूप से एकजुट होने लगता है और समाज में एक नई खाई बन जाती है। भारत में जनरल कैटेगरी की आबादी करीब 20 से 28% है। संख्या भले ही कम लगे, पर अगर ये एकजुट हो जाएं तो खेल बदल सकता है। अगर 2029 में कोई नई जनरल कैटेगरी पार्टी बनती है, तो बीजेपी को 20 से 50 सीटों का नुकसान हो सकता है और ये नई पार्टी किंग मेकर बन सकती है। पर बात सिर्फ चुनावी नतीजों की नहीं है, दांव पर और भी बहुत कुछ लगा है। इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और ब्रेन ड्रेन भी तेज हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे सामाजिक न्याय के अच्छे इरादे से बनाई गई नीतियां, चाहे वो UGC के नए नियम हो या SC/ST एक्ट का कठोर संशोधन, जमीन पर एक अलग ही असर डाल रही हैं। वो सामान्य वर्ग में एक गहरे असंतोष और उल्टे भेदभाव की भावना को जन्म दे रही हैं। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि संतुलन कैसे बने। एक तरफ सदियों का सामाजिक अन्याय है, जिसे दूर करना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये चुनौती भी है कि इस प्रक्रिया में किसी नए समूह के साथ अन्याय ना हो और समाज और ज्यादा ना बटे। और हम आज की चर्चा को इसी विचार के साथ खत्म करते हैं, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। जब आप इतिहास के तराजू को बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो दूसरी तरफ इतना ज्यादा ना झुक जाए कि एक नए तरह का असंतुलन और एक नए तरह का असंतोष ही पैदा हो जाए।